प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है परमानेंट टिश्यूज, वेलामेन टिश्यू, स्थायी उत्तक, वेलामेन उत्तक। तो वेलामेन टिश्यू या वेलामेन उत्तक जो है ये एक प्रकार का स्पेशल परमानेंट टिश्यू है या विशिष्ट स्थायी उत्तक है, क्योंकि ये विशिष्ट कार्य करने के लिए या स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए इसमें रूपांतरण हो गया या इसमें मॉडिफिकेशन आ गया। सबसे पहले वेलामेन टिश्यू या वेलामेन उत्तक जो है ये पाया कहाँ पर जाता है, तो एक ऑर्किड्स प्लांट होते हैं, इनकी फैमिली है ऑर्किडेसी। तो ऑर्किडेसी फैमिली या कुल के जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ऑर्किडेसी फैमिली के मेंबर्स को या इनके सदस्यों को हम लोग ऑर्किड्स ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्किड्स पौधों की जो रूट्स होती हैं या जड़ें होती हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का टिश्यू पाया जाता है या एक विशेष प्रकार का उत्तक जो है वो पाया जाता है, और यही वेलामेन उत्तक या वेलामेन टिश्यू कहलाता है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये डेड होता है या मृत होता है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो डेड होती हैं, ठीक है, यानी लिविंग या जीवित नहीं होती हैं। और साथ में ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ये वाटर वेपर्स को या जल वाष्प को ग्रहण कर सकता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से या वायुमंडल से। अब ऑर्किड्स की बात कर लेते हैं। तो ऑर्किड्स मैंने आपको बताया कि ये ऑर्किडेसी फैमिली के सदस्य होते हैं या ऑर्किडेसी इनका कुल है। ऑर्किडेसी जो है वो एक बीजपत्री कुल है या मोनोकोट जो फैमिली है, इसका मतलब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। अब ये जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण क्षेत्रों के अंदर, यानी कि टेम्परेट एरियाज के अंदर ये देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर भी जो हिली एरियाज होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और साथ में ठंडे जो एरियाज होते हैं या इलाके होते हैं, ठीक है, कूल एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और पहाड़ों पर क्या होता है, हिली एरियाज में फॉरेस्ट होते हैं या जंगल होते हैं बहुत ही घने, ठीक है। अब इन घने जंगलों के अंदर या डेंस फॉरेस्ट्स के अंदर जो सनलाइट है या सूर्य का प्रकाश है वो कभी भी धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, पूरी तरह से वो लैंड के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैनोपी होती है किसकी, जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर या जंगल के अंदर जो वृक्ष होते हैं उनकी कैनोपी बन जाती है, एक छतरी नुमा संरचना बन जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रीज हैं उनकी पत्तियों के माध्यम से जो सूर्य का प्रकाश है या सनलाइट है वो लैंड के ऊपर या धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए, है ना, सनलाइट को ऑब्टेन करने के लिए ही ये जो ऑर्किड प्लांट्स होते हैं इनमें एक इकोलॉजिकल अडेप्टेशन डेवलप हो गया, इनमें एक पारिस्थितिक अनुकूलन विकसित हो गया। और ये अनुकूलन क्या है कि ये धरातल पर या जमीन पर नहीं उगते हैं, ठीक है। तो फिर ये कहाँ उगेंगे, कहाँ ग्रो करेंगे, धरातल से 20 से 25 फुट ऊपर, यानी लैंड से 20 से लेके 25 फीट हाइट पर ऊपर। तो ऊपर कहाँ पर, किसी दूसरे वृक्ष पर, है ना, किसी अदर ट्री के ऊपर, उसकी कोई ब्रांच हो सकती है या उसकी कोई शाखा हो सकती है, उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं या उगते हैं। और ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं, अधिपादप या एपीफाइट्स बोलते हैं। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये एक ट्री है मान लीजिए, ठीक है, और ये है ट्री की एक ब्रांच, वृक्ष है, वृक्ष की एक शाखा है। तो इस शाखा के ऊपर ऑर्किड का जो प्लांट है, ठीक है, ये उगा हुआ है। तो धरातल से इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी 20 से 25 फीट है, 22-25 फीट है, और ये है इसका मेन स्टेम, इस वृक्ष का मुख्य तना, ठीक है। तो 20 से 25 फीट ऊपर इस ब्रांच के ऊपर या इस शाखा के ऊपर, जो कि एक ट्री या वृक्ष की है, इसके ऊपर ऑर्किड का प्लांट जो है वो उगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी इन ऑर्किड्स की जो रूट्स होती हैं या जड़ें होती हैं वो 20 से 25 फीट नीचे नहीं आती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20 से 25 फीट नीचे की तरफ ये ऐसे गति करेंगी और सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो फिर इनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो हवा के अंदर ही लटकी हुई रहती हैं, एयर के अंदर हैंग्ड कंडीशन में रहती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रूट्स हैं इसकी ऑर्किड की, और ये हवा के अंदर या एयर के अंदर हैंग्ड कंडीशन में या लटकी हुई अवस्था के अंदर रहती हैं। तो इसका मतलब ये हैंगिंग रूट्स हैं, ठीक है। अर्थात जो रूट्स होती हैं या जड़ें होती हैं ऑर्किड के अंदर वो कैसी होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं या वायवीय जड़ें होती हैं, क्योंकि ये वायु के अंदर या हवा के अंदर उपस्थित होती हैं, ठीक है। अब इन्हीं हैंगिंग रूट्स के अंदर, इन्हीं वायवीय जड़ों के अंदर जो वेलामेन टिश्यू है या वेलामेन उत्तक है वो पाया जाता है।
चलिए अब वेलामेन उत्तक की बात कर लेते हैं। अब ऑर्किड की जड़ जो है यानी ऑर्किड की जो रूट होती है, अगर अपने उसका अनुप्रस्थ काट दें या ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काटें, तो वेलामेन टिश्यू कहाँ पर उपस्थित होता है, उसकी स्थिति या लोकेशन क्या होती है। तो ये जो वेलामेन टिश्यू है ये एपिडर्मिस व एक्सोडर्मिस के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस और एक्सोडर्मिस किसका पार्ट है भाई, रूट का पार्ट है। डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं ये है अभी एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या उपस्थित होता है, एक्सोडर्मिस। ठीक है, एक नॉर्मल मोनोकॉट रूट में ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन जो ऑर्किड की रूट है उसमें एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक्सोडर्मिस उपस्थित नहीं होती है, बल्कि क्या होता है भाई, एपिडर्मिस और एक्सोडर्मिस के मध्य एक स्पेशल टाइप का या एक विशिष्ट प्रकार का उत्तक आ जाता है, जिसको वेलामेन टिश्यू या वेलामेन उत्तक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो सेल्स हैं वो काफी लंबी होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, कॉलमनर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, या स्तंभाकार कोशिकाएं इनको कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं या सेल्स हैं ये कैसी हैं, डेड हैं या मृत होती हैं। ठीक है, तो ये है टीएस ऑर्किड रूट, यानी ऑर्किड जो मूल है उसका अनुप्रस्थ काट, शोइंग वेलामेन टिश्यू यानी वेलामेन उत्तक को प्रदर्शित करता हुआ। अब वेलामेन टिश्यू या वेलामेन उत्तक जो है उसकी कोशिकाओं की बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, लंबी होती हैं या इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और साथ में ये नुकीली भी होती हैं। ठीक है, पॉइंटेड भी होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है अभी, कॉलमनर सेल्स कहा जाता है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, अब इन कोशिकाओं की जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है या द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है, उनके ऊपर लिग्निन व सुबेरिन का जमाव हो जाता है। ठीक है, अब लिग्निन और सुबेरिन जो हैं ये कैसे होते हैं भाई, जल के लिए अपारगम्य होते हैं। ठीक है, वाटर के लिए क्या होते हैं, इम्परमेबल होते हैं। तो इसका मतलब जो जल है ना तो कोशिका के अंदर आ सकता है और ना ही कोशिका के अंदर से जल बाहर जा सकता है। ठीक है, इसीलिए जो जीवद्रव्य है या प्रोटोप्लाज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है कोशिकाओं का, और कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। ठीक है, अब जो सुबेरिन और लिग्निन है इनकी एक खास बात और भी होती है कि ये जल को अवशोषित कर सकते हैं या धारण कर सकते हैं। ठीक है, वाटर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो वेलामेन टिश्यू है या वेलामेन उत्तक है ये हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है, यानी जलग्राही प्रकृति का होता है। ठीक है, ये टिश्यू करता क्या है अभी, वातावरण से यानी जो एनवायरनमेंट होता है अपने चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर होता है वहां से प्रत्यक्ष जल वाष्प को ग्रहण करता है ना, डायरेक्टली ये वाटर वेपर्स को गेन कर लेता है, ऑब्टेन करता है या ग्रहण कर लेता है, और उसके बाद ये जो ऑर्किड प्लांट होता है, ऑर्किड का जो पौधा होता है उसको ये उपलब्ध कराता है या अवेलेबल करवाता है। तो ये वेलामेन टिश्यू का मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा वेलामेन टिश्यू एक और प्लांट के अंदर पाया जाता है जिसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। इसको बनियन ट्री भी कहा जाता है, या इसको आम भाषा में हम लोग बरगद का पेड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बरगद के पेड़ में आपने इसकी प्रॉप रूट्स देखी होंगी। ठीक है, बरगद का जो पेड़ है अगर वो बहुत बड़ा है तो आपने देखा होगा उसकी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उनसे नीचे की तरफ रूट्स लटकी हुई रहती हैं हैंगिंग कंडीशन में। ठीक है, उनको बोल देते हैं प्रॉप रूट्स। तो उन प्रॉप रूट्स के अंदर भी वेलामेन टिश्यू या उत्तक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो वेलामेन टिश्यू है वो क्या करता है फाइकस के अंदर, वर्षा व शीत ऋतु के अंदर यानी कि जब रेनी सीजन होता है और साथ में अगर विंटर सीजन है, तो इन सीजन्स के अंदर जल वाष्प को वायुमंडल से ग्रहण करती हैं, यानी वाटर वेपर्स को ये एटमॉस्फेयर से ग्रहण करती हैं और प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। फाइकस का जो पौधा होता है उसको ये उपलब्ध करवाती हैं। लेकिन जो बरगद का पौधा है ना, जो बनियन ट्री है या फाइकस बेंगालेंसिस जो है, इसकी प्रॉप रूट्स के अंदर जो वेलामेन टिश्यू पाया जाता है वो अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कंपैरेटिवली लेस अमाउंट के अंदर जो वेलामेन टिश्यू है वो प्रॉप रूट्स में पाया जाता है। किसके कंपैरिजन में, ऑर्किड्स के कंपैरिजन में, यानी ऑर्किड्स की जो रूट्स हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है, जबकि जो फाइकस बेंगालेंसिस की प्रॉप रूट्स हैं उनमें कम मात्रा में वेलामेन टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।